सबसे पहले बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 12। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 12। बेटा वो वीडियो सही नहीं है, हम दोबारा बनाएंगे तब देखेंगे। उसमें वॉइस जो है वो सही नहीं आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। रिंग का ये है सेंटर। डायग्राम आप लोग नया बना लीजिएगा। सेंटर के बाद इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी। ए के ऊपर वाला पार्ट, ए के नीचे वाला पार्ट। रिंग के दो पार्ट हो गए हैं। अंदर एंगल बना है θ1, बाहर एंगल बना है θ2। यहां से हमने करंट फ्लो कराया I। बेटा सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो कराया I। जैसे ही जंक्शन ए आएगा, करंट के दो पार्ट हो जाएंगे, नीचे I1 और ऊपर I2। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। यहां से I2 घूमकर आएगा और यहां से I1 मिलकर वापस से करंट बन जाएगा I। इतना क्लियर है सबको? देखिए, ये लगा है सेल। सेल से करंट फ्लो हुआ I। उस करंट के दो पार्ट हुए I1 और I2। वापस B पे दोनों पार्ट मिल गए और मिलकर करंट गया I। ठीक है, क्लियर है? जिसका नेटवर्क इशू हो वो मुझे बैच के बाद व्हाट्सएप कर देना, तो मैं उसे इसी लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा। ठीक, फिलहाल ए बी नीचे वाले पार्ट में करंट है I1, ऊपर वाले पार्ट में करंट है I2। एंगल है θ1 और θ2। हमें प्रूव करना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। क्वेश्चन क्लियर सभी को? यस और नो? ठीक है, हमें प्रूव करना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? देखना, B1 ये वाला आर्क, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 I θ अपॉन 4 पाई R। तो B1 क्या होगा? I1 θ1 अपॉन 4 पाई R।
डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी? आउटवर्ड। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ B2 होगा म्यू नॉट I2 θ2 अपॉन 4 पाई r। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इनवर्स। बोलिए बेटा बोलिए। आप, मैंने शुरू में ही बोला ये डायग्राम बना लीजिए, आप उसको हटा दीजिए और ये बना लीजिए। तो B1 हो गया, B2 हो गया। एक की डायरेक्शन आउटवर्ड है, दूसरे की डायरेक्शन इनवर्ड है। बेटा करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें? क्लॉकवाइज इनवर्ड, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। डाउट? कोई डाउट? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1। कॉमन मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r। अंदर बचेगा I1 θ1 माइनस I2 θ2। इसे दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक नोट कर लीजिए पहले। कोई भी कर लो बेटा, एंड में आंसर तो 0 आना है। प्रूफ तो 0 ही करना। कौन सा? अभी पहले ये कर लीजिए, फिर इसको। अब सुनिए, हमें प्रूफ करना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। 0 कब आएगी? जब I1 θ1 बराबर हो I2 θ2 के। यानी कि हमें अब किसी भी तरह I1 θ1 को इक्वल करना है I2 θ2 को। कैसे करें? इन दोनों लूप्स में वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम होगी? कोई बता सकता है? इन दोनों लूप्स में वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम होगी? बिल्कुल सही बेटा, इन दोनों में जो वोल्टेज है वो सेम होगा। क्यों होगा? करंट अलग अलग है, इसका मतलब ये पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो की पॉइंट है, लिख लीजिए, दोनों लूप्स में करंट डिफरेंट है, तो वोल्टेज सेम होगा। करंट इन बोथ लूप्स इज डिफरेंट, so voltage will be same। यानी कि V1 इक्वल V2, दोनों में वोल्टेज सेम। V का फॉर्मूला IR, तो I1 R1 इज इक्वल I2 R2।
अब सवाल उठता है रेजिस्टेंस का। बेटा ए से लेकर बी तक जो वायर है इसका हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें? कोई बता सकता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। सबको मालूम है रेजिस्टेंस का ये है बेसिक फॉर्मूला। जिसे नहीं मालूम है वो लिख ले, बाद में फिर इसको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, पलक आप लिख लीजिएगा बेटा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। अब अगर हमें लेंथ पता चल जाए, क्योंकि देखिए इस वायर में केवल लेंथ अलग अलग है। m होता है इलेक्ट्रॉन्स का मास, दोनों वायर में सेम होगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, a वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टॉर्क डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इनमें से कोई भी अलग नहीं है सिवाय लेंथ के। तो बताइए क्या बेटा? n होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। L बताइए कैसे निकलेगा इस आर्क का? थीटा इक्वल्स टू L क्या होता है? बिल्कुल सही। एंगल इक्वल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। हमें आर्क की लेंथ चाहिए, तो θ1 इक्वल L1 अपॉन आर। रेडियस तो सेम है दोनों में, तो L1 होगा θ1 आर और L2 होगा θ2 आर। ठीक है, यानी कि m बाय एन ई स्क्वायर ए टॉर्क, ये तो कांस्टेंट है। L को हम लिख सकते थे थीटा इंटू आर। θ1 की जगह L1 की जगह आ जाएगा θ1 आर और L2 की जगह आ जाएगा θ2 आर। तो अब बताइए यहां क्या लिखूं मैं? I1 के बाद m θ1 आर अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। I2 m θ2 आर अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। सबकी समझ में आया इतना? बताइए बेटा। गुड। तो यहां से I1 θ1 बराबर आ गया I2 θ2, जिसे हम रख देंगे वापस
इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? म्यू नॉट अपॉन 4πr I1 θ1 माइनस I2 θ2। I1 θ1 बराबर है I2 θ2, यहां रख दीजिए। तो B क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4πr I1 θ1 माइनस I1 θ1, यानी कि B आ गया 0। कितना क्लियर है? अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। बात बराबर है, कुछ भी रख दो आएगा तो 0 ही। चाहे आप I1 θ1 की जगह I2 θ2 रख दो, चाहे कैसे भी कान पकड़ो। बस ऐसा नहीं करना कि यहाँ I1 θ1 की जगह I2 θ2 रख दिया और यहाँ I2 θ2 की जगह I1 θ1। ठीक है, आगे चले बेटा। 19th क्वेश्चन में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपसे कहा गया हमारे पास दो कोएक्सियल कॉइल है। ये है पहली कॉइल जिसकी रेडियस है R। करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आगे चले, यह दूसरी कॉइल है, इसकी रेडियस भी है R और करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में सेम करंट है। इसके बाद एक्सिस की जो लेंथ है वो है कैपिटल R, मतलब C1 से C2 तक की डिस्टेंस है कैपिटल R। तो मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी R/2 R/2। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि अगर हम मिड पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे या पीछे जाएं, मिड पॉइंट से थोड़ा भी आगे या पीछे जाएं तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी 0.72 म्यू नॉट NI, N है नंबर ऑफ टर्न्स, अपॉन R। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले आपसे कहा गया कि मिड पॉइंट से जरा सा आगे जाने पर, जैसे यहां है, डिस्टेंस चला D, मिड पॉइंट से आगे डिस्टेंस गया D। तो इस तो इस एन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए 0.72
म्यू नॉट एन आई बाय आर। पूरा क्वेश्चन दोबारा सुनो। पहली कॉइल जिसका सेंटर है C1, रेडियस है R, करंट फ्लो हो रहा है I। दूसरी कॉइल सेंटर C2, रेडियस वही R, करंट वही I। C1 से C2 तक का सेपरेशन है कैपिटल R, तो मिड पॉइंट से हुआ R/2 R/2। आपसे मिड पॉइंट पर कैलकुलेशन नहीं पूछा गया, आपसे कहा गया मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाएं। कितनी डिस्टेंस? D। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0.72 म्यू नॉट एन आई बाय आर होगी। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर? बताइए बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स आपको अगर स्मॉल एन दिए होंगे तो स्मॉल एन होगा, कैपिटल एन दिए होंगे तो कैपिटल एन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल एन गिवन है। चले आगे। चलो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन, इस पॉइंट पे निकालना है, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यही था बेसिक फॉर्मूला एक्सिस पर। तो बेटा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। यहां एक्स क्या होता था? एक्स सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो C1n, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? C1n का स्क्वायर होल पावर 3/2। सबको क्लियर इतना? ठीक। B1 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस C1n है R/2 प्लस D का स्क्वायर होल पावर 3/2। ये क्लियर? अब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस, ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या आएगा?
होल पावर 3/2। अब बेटा डी कैसी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी? तो डी स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा। भाई जैसे डी है मान लो 0.1, तो डी स्क्वायर 0.01 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो डी स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, डी नेग्लिजिबल नहीं होगा, केवल डी स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा। तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 प्लस डी आर। अब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बाय 4 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर बाय 4 प्लस डी आर होल पावर 3/2। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए। अब ध्यान से सुनिए, जब कहीं पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो 100% बाइनोमियल लगती है। इसे ओपन करने के लिए बाइनोमियल का यूज होता है। बाइनोमियल क्या होती है, 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन ए पावर m बाय n। अगर पावर फ्रैक्शन में है, पहला टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा टर्म फ्रैक्शन, और पावर भी फ्रैक्शन में। तो 1 प्लस ये जो पावर है ये दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जो m बाय n है इट विल मल्टीप्लाई इन x बाय a। लेकिन ऐसा तब होगा जब पहला टर्म 1 हो और दूसरा टर्म फ्रैक्शन। तो पहला टर्म 1 कैसे बनाएं, देखिए। हाँ, b1 इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। हमने कॉमन लिया 5 आर स्क्वायर बाय 4 की होल पावर 3/2। 5 आर स्क्वायर बाय 4 की होल पावर 3/2। अगर हम इतना कॉमन ले रहे हैं तो यहां बचेगा 1 प्लस डी आर अपॉन 5 आर स्क्वायर बाय 4 होल पावर 3/2। ये लाइन सबको क्लियर हुई? ठीक। अगली लाइन में आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसे खोलने की कोशिश ना करना, ऐसे ही चलने देना। 5 आर स्क्वायर बाय 4 होल पावर 3/2। ये हो जाएगा 1 प्लस 4d अपॉन 5r होल पावर माइनस का 3/2। माइनस क्यों, ऊपर ले आए।
अभी तक नीचे था, अब ये टर्म कहाँ ले गए हम, ऊपर। अब लगेगी बाइनोमियल। तो ये जो -3/2 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4d/5r में। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5r स्क्वायर बाय 4 होल पावर 3/2 1 - 6d अपॉन कितना बन गया बेटा, यही होगा। तो काटेंगे तो यही आएगा 6d/5r। ठीक है, चलो अगर हम इसे ओपन करना चाहें तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5 की पावर 3/2 r का क्यूब और 4 की पावर 3/2, यही आएगा। इंटू में 1 - 6d अपॉन 5r। तो r स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, 4 की पावर 3/2 का मतलब 2 का क्यूब, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 5 पावर 3/2 r अपॉन 2 का क्यूब यानी 8, 2 4 जा 8, 1 - 6d अपॉन 5r। 4 चला जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के B1 क्या आ गया, म्यू नॉट 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 पावर 3/2 r इंटू में 1 - 6d अपॉन 5r। ये तो आया बेटा B1। एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड। अब हम B2 सिमिलरली निकालेंगे। B2 बेटा कोई बताएगा क्या आएगा, यहां r/2 प्लस d हुआ था, जब B2 निकालोगे तो r/2 माइनस d होगा, होगा। r/2 माइनस डी जब होगा तो फिर नीचे से ऊपर लाओगे जब, तो यहाँ प्लस का माइनस हो गया था, वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी सारा कैलकुलेशन सेम आएगा। 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 पावर 3/2 इंटू r 1 प्लस 6d अपॉन 5r। करना चाहो तो पूरा कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो, मार्क्स दोनों में बराबर मिलेंगे। इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड, क्योंकि दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज है।
ठीक है। तो फाइनली B इक्वल B1 प्लस B2। B इक्वल हो जाएगा B1 प्लस B2। दोनों की वैल्यू रखोगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8। म्यू नॉट, हाँ बेटा, चलो पहले कॉमन लेते हैं, सीधे ऐड नहीं कर रहे, हम सीधे आंसर लिखने वाले थे। 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 पावर 3/2 इंटू में R 1 माइनस 6D अपॉन 5R प्लस 1 प्लस 6D अपॉन 5R। ये कैंसिल हुए, 1 और 1 2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 पावर 3/2 इंटू R। अगली लाइन में इतने की जगह 8 और 5 पावर 3/2 की जगह आएगा 0.72। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रूव करना था। तो पक्की बात है कि इतने की जगह क्या आएगा, 0.72। बताइए, कोई डाउट?